सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में स्वागत है। आपका वक्त हो गया देखने का सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में पूर्ण तालिबान राज की आहट जोर जोर से सुनाई देने लगी है। अशरफ गनी की सरकार ने सरेंडर के संकेत दिए हैं। अफगान राष्ट्रपति ने पहली बार तालिबान को सत्ता में साझेदार बनाने का ऑफर दिया है। हालांकि तालिबान ने अफगान सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया है। इस सब के बीच तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अगस्त के महीने में तालिबान ने 10 राज्यों पर कब्जा कर लिया है। गजनी शहर पर कब्जा कर वहां के गवर्नर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जेलों पर हमला कर आतंकियों को छुड़ा रहा है। 2 हफ्ते में 2000 से ज्यादा तालिबानी जेल से भाग चुके हैं। तालिबान अब काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रह गया है। काबुल के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे आक्रमणकारी तालिबान का ये वो पड़ाव है जिसे अफगानिस्तान का शहर गजनी कहते हैं, जो सरकारी सत्ता के सेंटर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तालिबानियों की मुट्ठी में आया ये सबसे नया सूबा है अफगानिस्तान का, जहां सेना सरेंडर कर चुकी है, जहां गवर्नर हाउस पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, जहां का पुलिस हेडक्वार्टर अब आतंकियों के अधीन है। सड़क पर कतारों में खड़ी सेना की गाड़ियां, गलियों में बिखरे पड़े बूट, आर्मी की वर्दी और हथियार के बीच खड़े तालिबान के बंदूकधारी दहशतगर्द। ये गजनी में सेना के जवानों का तालिबान के सामने सरेंडर का प्रमाण है। बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों के डर से जवान भाग गए और फिर तालिबानी गजनी के गवर्नर की देहरी पर जाकर बैठ गए। गवर्नर हाउस के चारों तरफ तालिबानी गश्त लगा रहे हैं और गवर्नर के स्काउट घूम रहे हैं। गाड़ियों में तालिबानी मार्ग का सफेद पताका लगाकर गजनी शहर पर तालिबान राज के स्थापित होने का ऐलान किया जा रहा है। भीड़ के बीच जो ये गाड़ियां गुजर रही हैं, ये गवर्नर का स्काउट हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से ये तालिबानियों के कब्जे में है। तालिबानियों ने गवर्नर को भी अरेस्ट कर लिया है। काबुल और कंधार के बीच बेहद अहम हाईवे के किनारे बसा करीब 2 लाख की आबादी वाला गजनी शहर अब पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। सड़क पर हथियार लेकर घूम रहे हैं। सड़क पूरी तरह से सन्नाटे में लिपटी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गजनी के गवर्नर ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया है। गजनी शहर की कई ऐतिहासिक धरोहरों पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। गजनी की तरह निमरूज भी अब पूरी तरह से तालिबानियों की मुट्ठी में है। ये निमरूज के गवर्नर हाउस के अंदर का दृश्य है। अब ये तालिबानियों के अवैध आधिपत्य का हिस्सा है। तालिबानी कमांडर तकरीर कर रहे हैं। यहां रहने वाले गवर्नर भागकर काबुल जा चुके हैं। 1,86,000 की आबादी वाले अफगानिस्तान के इस हिस्से के चप्पे चप्पे से सरकारी वर्दीधारी पलायन कर चुके हैं। सिर्फ अगस्त के 12 दिनों में तालिबान इतना आक्रामक हो चुका है कि अफगानिस्तान के 10 सूबों में अपना पूर्ण राज्य स्थापित कर लिया है। शेबरगन, सरेपोल शहर, तालोकान, कुंदूज, फैजाबाद, पुले खुमरी, गजनी, जरांज और फराह, ये अफगानिस्तान के उन 10 राज्यों की राजधानियां हैं जहां अब सिर्फ तालिबानियों की हुकूमत चलती है, जहां पर अशरफ गनी की सरकार पूरी तरह से सरेंडर हो चुकी है। ये बदखुशा राज्य की राजधानी फैजाबाद की तस्वीर है, जहां बीच सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं, सेना की गाड़ियां हैं, लेकिन इस पर कब्जा है तालिबान का। आतंकियों को हथियार सौंपकर आर्मी के जवान भाग चुके हैं। सूबों को कब्जाने के अलावा ये तालिबानी जेलों पर भी हमला कर रहे हैं। ये दृश्य कंधार का है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तालिबानी आतंकी हैं, जो अभी तक जेल में बंद थे। आतंकियों की फौज ने जेल पर हमला करके इन्हें छुड़ा लिया। कंधार सेंट्रल जेल से हजारों कैदियों को रिहा कर दिया गया। जेल ब्रेक की खबर के बाद सेना की गाड़ियों का काफिला दौड़ पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन तब तक तालिबानी कैदी भाग चुके थे। अफगानिस्तान की दर्जनों जेलों पर अब तालिबान का कब्जा है।
कंधार के बाद बगलान सेंट्रल जेल पर भी हमला करके सैकड़ों कैदियों को रिहा किया। जिस जेल में आतंकी बंद हैं, उस पर कब्जे के लिए तालिबान लगातार हमले कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते में 2300 से ज्यादा कैदी जेल से भाग चुके हैं। इनमें से 1000 तालिबानी दोबारा हथियार उठा चुके हैं। तालिबानी राज की चौहद्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सेना सरेंडर करती जा रही है। चुनी हुई सरकार सिकुड़ रही है और देश के पूर्वी हिस्से पर तालिबान ने पूरी पकड़ बना ली है। सवाल उठने लगा कि अफगान सरकार कब तक अपने दूर दराज के इलाकों पर कंट्रोल रख पाएगी, क्योंकि एक के बाद एक हिस्सा सरकार के हाथ से फिसलता जा रहा है। अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर अब पूर्ण रूप से तालिबान का कब्जा है। तालिबान के बढ़ते आकार के बीच दावा किया जा रहा है कि अफगान सरकार कभी भी तालिबान के सामने सरेंडर कर सकती है। कभी भी अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से अल जजीरा ने दावा किया है कि अशरफ गनी की सरकार ने तालिबान को सरकार में भागीदारी का ऑफर दिया है ताकि देश में जारी हिंसा रुक सके। कत्लेआम मचाने वाले तालिबान को सत्ता में साझेदारी की पेशकश अफगान सरकार की लाचारी की व्याख्या कर रही है, क्योंकि इंसानियत के दुश्मन लगातार सरकार में शामिल लोगों की लाशें बिछा रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम के बेटे को भी तालिबान ने चंगुल में फंसा लिया है। यार मोहम्मद दोस्तम बुधवार रात जवजान एयरपोर्ट पर तालिबान की घेरेबंदी में फंस गए थे। हालांकि अब वो वापस लौट आए हैं। इस बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि 30 दिनों में तालिबान काबुल के किले पर कब्जा जमा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि तालिबान आतंकवादी अगले 30 से 90 दिन में अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अशरफ गनी सरकार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सरकार ने तालिबान को सेंटर में आने का न्योता दिया। हालांकि तालिबान ने इसे ठुकरा दिया। हम इधर दोहा में 1 साल से बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि एक पीसफुल हल को पहुँचे और एक ऐसा हुकूमत पर इत्तिफाक करे जो अफ़गानों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो उसके लिए ये ऑफ़र जो वो मुद्दई है कि उन्होंने नया ऑफ़र दिया है, वो नया चीज़ नहीं है। इसमें जो दूसरी टीम है, पॉलिटिकल फैक्शन है और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन, वो लचक दिखाए मुज़ाकरात में। एक बड़ा हर्डल ये है कि वो लचक नहीं दिखाते। तालिबान की इस मनाही के बीच अमेरिका ने आतंकी अड्डों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इस रिपोर्ट के बाद अशरफ गनी सरकार में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां सरकार ने तालिबान को सेंटर में आने का न्योता दिया, वहीं अमेरिका ने तालिबानियों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। यह तस्वीर कुंदूज एयरपोर्ट के नजदीक की है, जहां पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। हमले में पूरा इलाका धुआं हो गया। 28 घंटे के अंदर अफगानिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक में 1006 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। अफगान एयरफोर्स भी आक्रामक हो चुकी है, लगातार हवाई हमले कर रही है। इसके बावजूद रक्तबीज की तरह तालिबानी बढ़ते जा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान बॉर्डर पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान से दोनों पड़ोसी मुल्कों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि सरहद से 20 किलोमीटर की दूरी पर शक्ति प्रदर्शन हुआ। रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच ताजिकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई। इस दौरान तीनों सेनाओं ने मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया। रूसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मिलिट्री ड्रिल के दौरान जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर का भी प्रदर्शन हुआ। जिस तरह से सरहद से 20 किलोमीटर दूर तालिबान पहुंच चुका है, ऐसे में रूस भी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता कब्जा, अमेरिका का हवाई हमला और रूस के युद्धाभ्यास के बीच दोहा में मीटिंग हुई, जिसमें अफगानिस्तान में जारी गृह युद्ध पर चर्चा हुई। जाहिर है अशरफ गनी की सरकार के सरेंडर के संकेतों के बीच अमन पसंद मुल्कों में फिक्र और ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जन्नत और जहन्नुम का फर्क किताब इलाही में दर्ज है। इस किताब को पढ़कर, फर्क समझकर ही इंसानों ने अपनी जमीन को ही जन्नत बनाने की कोशिश की। लेकिन जहन्नुम के जल्लाद भी इंसानों के भेष में जमीन पर उतर आए, जिन्होंने जन्नत को तबाह करके जहन्नुम बनाना शुरू कर दिया। बात अफगानिस्तान की धरती पर तालिबानी हैवानियत की हो रही है, जिसने मासूमों के लिए पठान लैंड को अपने कानून से नर्क में बदल दिया है। देखिए हैवानियत का जश्न और मातम में डूबी इंसानियत की सच्ची तस्वीर। बंदूक की बोली, लफ्ज गोली,
बारूद से खेली खूनी होली। काम जमी को जहन्नुम बनाना, मौत बांटना, फिर जश्न मनाना। शहर दर शहर पसरा मातम, मुल्क पर तालिबानी सितम। इंसानियत खत्म, बर्पा कहर, बच्चियां औरतें निशाने पर। पठान लैंड की जमीन के नीचे उबल रहा आतंक का लावा अब मानवाधिकार की कमजोर सतह को तलाश कर बाहर आने को बेताब है। जहां इंसानियत सूली पर लटक रही, जहां आवाम के हक हुकूक का कत्ल सरेआम हो रहा है, जहां लोगों का माता मानकर छाती पीटना हैवानों की खुशी का सबब बन रहा हो, यकीन वहां कयामत करीब आती महसूस की जा रही होगी। और अगर अफगानिस्तान से दूर रहकर कयामत की करीबी महसूस करने में दिक्कत हो रही तो अगले कुछ मिनटों तक अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए। इंसानों के जहन में, इंसानों के लबादे में हैवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, ये सब आप देखने वाले हैं। पठान लैंड की दर्दनाक और हैवान कर देने वाली तस्वीरें देखने से पहले तालिबान को केंद्र में रखकर दो दिशाएं समझ लीजिए, जिसमें एक तरफ सत्ता के लिए अमन की सियासत वाली नौटंकी करने वाले तालिबान का जल्लाद रूप है, तो दूसरी तरफ मासूम बच्चे, महिलाएं, बच्चियां और वो बेवाएं जिनकी जिंदगी जीते जी जहन्नुम बनती जा रही। अमेरिका और नाटो सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ने लगा है और तालिबान का अफगानिस्तान में दबदबा बढ़ने के साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कत में है अफगानिस्तान की आधी आबादी। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे जुल्म का दावा सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें अफगानिस्तान में हो रहे महिलाओं और बच्चियों के जुल्म को दिखाया गया है। महिला और बच्चों पर जारी इस रिपोर्ट का विस्तार भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो तालिबान का असली चेहरा उजागर करने के लिए सबसे अहम सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक मुल्क पर किन हैवानों का कब्जा पड़ रहा है, इसका खुलासा देखिए, लेकिन ध्यान रहे इन तस्वीरों को देखने के लिए दिल पत्थर की तरह सख्त करना होगा। यकीन मानिए, ये अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने के लिए सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देखने वाले तालिबान की ही करतूत है। गड्ढे में महिला का शव, कमर से ऊपर जिस्म के हर हिस्से से खून रिस रहा है। तालिबानी कानून यही है, तालिबान की बोली भी यही है। जब तक महिला का दम नहीं निकला तब तक पत्थर बरसाए गए। और अगर आप इस महिला का गुनाह सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। इस महिला का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब मानवाधिकार पर मुखर संगठनों के मुंह पर सबसे बड़े तमाचे वाली इस तस्वीर को देखिए। तालिबानी आतंकी बुरखे में बैठी महिला के पास जाता है, पीछे से सिर पर गोली दाग देता है। महज 2 सेकंड में महिला की जान चली जाती है। और इस तरह की घटनाएं एक दो नहीं हुई, बल्कि हजारों की संख्या में तालिबान ने इंसानियत की रूह को झकझोरा है। इंसानों को मारने का सबसे बदतर जो तरीका है, तालिबानी आतंकियों ने वही अपनाया। लोग अपनों की जान खोकर छाती पीट कर विलाप करते रहे और कायर तालिबानी आतंकी अपनी मर्दानगी का जश्न मनाते रहे। जो तालिबान अफगानिस्तान में संगीत बैन करने की तैयारी कर रहा है, उसी तालिबान के खूंखार आतंकी खून की नदियां बहाकर, नाचकर जश्न मना रहे हैं। जिन तालिबानी आतंकियों ने बच्चों की जिंदगी को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया, वही दहशतगर्द खून के दरिया में नहाकर मासूम बच्चों के पार्क पर कब्जा जमा कर बैठ गए। जिन्होंने खौफ बांटकर 2 वक्त की रोटी के लिए आवाम को मोहताज कर दिया, वही तालिबानी लड़ाके प्रशासनिक भवनों पर कब्जा जमाने के बाद लजीज खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन किस कीमत पर? कीमत इन लोगों ने चुकाई है। हर घर में दर्द का दरिया बह रहा है, बदले का तूफान उठा है। लेकिन हथियारबंद तालिबान आतंकियों के सामने ये लोग बेबस हैं। इनकी जिंदगी ही अब दर्द बन चुकी है। अब कलेजा दहलाने वाली रिपोर्ट का विस्तार भी देखिए। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान के हालात पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बच्चे और महिलाओं के हालात पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में 72 घंटे के अंदर 20 बच्चों की हत्या होने का जिक्र है। इन्हीं 72 घंटों में तालिबान हमले में 130 बच्चे घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़े एक वक्त के हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए
इस संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज होने का दावा है। वहीं तालिबान के शरिया कानून को लेकर जारी हुए रिपोर्ट ने और भी ज्यादा दहला दिया है। इस रिपोर्ट को द सन वेबसाइट ने प्रकाशित किया है। यह रिपोर्ट उस कानून की पुष्टि करती है जिससे जुड़ी खबरें और तस्वीरें लगातार तालिबान के कब्जे वाले इलाके से सामने आई। पहले महिलाओं को लेकर तालिबानियों को समझ लीजिए। 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी और 12 साल से बड़ी लड़कियां तालिबान के निशाने पर। कम उम्र की शादीशुदा और विधवा पर भी पाबंदी होगी। 12 साल से बड़ी लड़की या विधवा के घूमने पर बैन है। अकेली लड़की या औरत तालिबानी लड़ाकों की होगी। और यकीन मानिए कि तालिबान ने अपने बनाए कानून पर अमल करना शुरू भी कर दिया है। जारी हुई रिपोर्ट में इसी विषय पर खुलासा किया गया है। एक तरफ तालिबानी जल्लाद हैं, दूसरी तरफ मासूम। तालिबानी आतंकियों ने न जाने कितने बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। मां बहनों को जबरदस्ती सजा सुनाई, उन पर न जाने कितने जुल्म ढाए। लेकिन इससे भी तालिबान का दिल नहीं भरा। वहशी आतंकियों ने लड़कियों के जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। उन्हें घर घर जाकर तलाशा जा रहा है और जो मिल जा रही हैं उन्हें पकड़कर जबरदस्ती सेक्स स्लेव बना दिया जा रहा है। जीते जी नर्क इसे ही कहते हैं। मासूम बच्चियों, महिलाओं और बेवाओं के लिए आज का अफगानिस्तान किसी जहन्नुम से कम नहीं। तालिबान के तय किए नियमों का जो खुलासा पहले हुआ था, द सन की रिपोर्ट ने उस खुलासे पर पुष्टि की मोहर लगा दी है। रिपोर्ट के तहत दावा यह है कि मौजूदा तालिबान की शैली इराक और सीरिया में मौजूद इस्लामिक स्टेट की क्रूरता से हूबहू मेल खाती है। अब रिपोर्ट का विस्तार देखिए। तालिबानी लीडर्स लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। किडनैप कर लड़कियों से जबरदस्ती निकाह किया जा रहा है। कम उम्र की लड़कियों को सेक्स गुलाम बना रहे हैं। लड़कियों के लिए तालिबान को इमामों से मिली है। यानी तालिबान मासूम बच्चियों से लेकर बेबस औरतों तक को निशाना बना रहे हैं। शरिया कानून के नाम पर उन पर जुल्म ढा रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और अगर उनका फरमान मानने से इनकार कोई करता है तो उसे ऐसी सजा दे रहे हैं जो इंसानियत पर सबसे गहरा कलंक है। मानवीयता के हद पार कर तालिबानी वो सब कुछ कर रहे हैं जिसे देखना भी किसी सजा से कम नहीं है। और तालिबानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने धर्म का काम किया है। यही वजह है कि इंसानियत पर कालिक पोतकर भी जल्लाद खून के दरिया में डूबकर जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। यूपी और बिहार देश के इन दो राज्यों में जहां से भी गंगा नदी गुजरती है, उनमें से ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं क्योंकि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी और मिर्जापुर से तो सैलाब की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देख कोई भी दंग रह जाएगा। तो वहीं गंगा के साथ साथ यमुना और घाघरा नदी ने भी यूपी में हाहाकार मचा रखा है। हालांकि फ्लड जोन में सीएम योगी खुद एक्टिव हैं, मगर बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर विकराल होती नदियों का ये कहर कब खत्म होगा। कुदरत का क्रोध आधे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले चुका है। बारिश के चलते अब तक पहाड़ों पर बादल फट रहे थे, पहाड़ दरक रहे थे, मगर अब देश के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आई बाढ़ तांडव मचा रही है। मूसलाधार बारिश से देश की 4 बड़ी नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, चंबल और घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कुछ वक्त पहले एमपी और बुंदेलखंड से चंबल और यमुना नदी के कहर की दंग कर देने वाली तस्वीरें आपने देखी होंगी, मगर अब पूर्वांचल में गंगा नदी तबाही ला रही है। यकीन ना हो तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आए इस भयावह मंजर को देखिए। गंगा नदी में किसी तिनके की तरह पूरा का पूरा मकान बहता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं गंगा के उफान में बह रहे मकान का ढांचा वैसे का वैसा ही है। ईंट, मिट्टी और सीमेंट से बने इस मकान का कोई हिस्सा टूटा नहीं, लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आए पूरे मकान को नींव से उखाड़ा और बहा ले। जरा सोचिए, इस तरह और कितने मकान बहे होंगे, कितने लोगों को बाढ़ ने बेघर किया होगा। आपको बता दें, सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गंगा जबरदस्त तांडव कर रही है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यहाँ के जिन इलाकों से गंगा निकलती है वो जलमग्न हो चुके हैं। डूब क्षेत्र नदी के पानी से लबालब है।
खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की कई टीमों को वाराणसी में लगाया गया है। खुद सीएम योगी भी वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। रेस्क्यू बोट पर सवार होकर वाराणसी के हालात का मुआयना खुद सीएम योगी ने किया। अब जरा वाराणसी से सामने आई इस तस्वीर को भी देखिए। कच्ची बस्ती के सारे मकान जलमग्न हो चुके हैं। पूरे इलाके में कई फीट पानी भरा है। जान बचाने के लिए लोग घरों की छतों पर बैठे हैं क्योंकि बाढ़ का पानी घर के अंदर तक घुस चुका है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम एक एक घर में जाकर लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है। तो वहीं वाराणसी के रामनगर गांव में भी गंगा नदी का पानी घुस चुका है। खेत खलिहान तो पूरी तरह से पानी में डूब गए। वहीं गांव की बस्तियों तक में पानी पानी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 1200 गांव में पानी भर आया है। बुंदेलखंड में यमुना और बेतवा कोहराम मचा रही है तो पूर्वांचल में गंगा ने मोर्चा संभाल लिया है। शिव की नगरी काशी में गंगा तबाही की ओर चल निकली है। कोई एक इलाका नहीं बल्कि रामनगर, मारुति नगर जो कि शहरी इलाकों में गिने जाते हैं, उन शहरी इलाकों में भी गंगा का पानी घुस आया है। मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, हर घाट पर गंगा उफान पर है। ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। पीएमओ से भी लगातार इस बाढ़ के पानी पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ तमाम गांव के लोग हैं जिनके घर बार डूबे हैं। रामनगर ये गांव है। भैया कैसे परेशान हैं आप लोग? अरे बाढ़ का पानी बहुत आता है, पानी नहाने के लिए दिक्कत है, सब नहाने की दिक्कत है हम लोग को। और हम लोग क्या है कि इधर जब नहाना रहना उना सब हम लोग को दिक्कत हो चुका है। हम लोग उधर झोपड़ी उपड़ी बना के कुछ माड़ी उड़ी बना के हम लोग व्यवस्था करके रखा है। इस टाइम बहुत परेशानी में इस टाइम दिक्कत बहुत परेशानी है सर। ये जो पानी का व्यवस्था है इसमें से थोड़ा हम लोग को तो हर साल ऐसे ही आ जाता है? सर हर साल ही है, ऐसा है, लेकिन इस साल ज्यादा है। कुछ इस साल कुछ ज्यादा है, पहले से कुछ ज्यादा है इस साल में। आपको बता दें, बारिश और बाढ़ के कहर से उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिले जूझ रहे हैं। 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो वहीं बिहार में भी गंगा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। पटना का गांधी घाट इलाका पूरी तरह जलमग्न है। हालात ठीक वैसे ही बन रहे हैं जैसे 2016 में आई बाढ़ में थे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिहार में बक्सर से लेकर कहलगांव, भागलपुर तक गंगा अपने पूरे उफान पर अपने रौद्र रूप में है और हर रोज ये उफनाती गंगा नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। आज इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, उस वक्त गंगा गांधी घाट पे 125 सेंटीमीटर खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही है और इस पर ना सिर्फ जो पाथवे है गंगा का वो पूरी तरह से जलमग्न है, बल्कि सामने की जो सड़क है वो इंजीनियरिंग कॉलेज तक पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। यानी कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। गांधी घाट पर आने जाने की मनाही कर दी गई है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस नज़ारे को देखने के लिए, गंगा के इस रूप को देखने के लिए वो लालच का संवरण नहीं कर पाते हैं, लिहाजा यहाँ चले आते हैं। लेकिन फ़िलहाल गंगा घाटों पर आने की पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। गंगा में नाव के परिचालन पर भी रोक। जहाँ वो जो मंदिर नुमा सीढ़ियों के ऊपर जो एक गुंबद बनाया हुआ था वहाँ पर लोग बैठा करते थे, वो तो बहुत पहले ही, आज से एक सप्ताह पहले सब डूब चुका था। फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। जितने सुरक्षा द्वार में जो छेद हैं, यानी कि उनको फ्लड फाइटिंग के द्वारा उन्हें भरा जा रहा है। जो नाले जो गंगा में गिरते हैं उन नालों के फाटक को बंद कर दिया गया है और यही आलम रहा तो शहर बहुत जल्द इस बाढ़ की चपेट में होगा। लेकिन फ़िलहाल जो पूरा दियरा का इलाका है, नकटा दियरा सामने दिख रहा है, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हैं और राहत बचाव कार्य की समीक्षा करने के बाद उन्होंने आदेश दिया है कि कम्युनिटी किचन की अगर ज़रूरत पड़े तो उसे चलाई जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ गंगा किनारे आने के बाद गंगा के रौद्र रूप को देखकर एक दहशत सी पैदा हो रही है। पटना में बाढ़ से हालात कितने भयावह हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप गुलबी घाट से आई तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये गुलबी घाट में मौजूद शवदाह गृह है जिसे बाढ़ के पानी ने चपेट में ले लिया है। शमशान घाट का परिसर पूरी तरह से डूब गया है। जिस जगह शवों को जलाया जाता है
वो चबूतरा भी बाढ़ के पानी में जल समाधि ले चुका है। शमशान घाट में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बॉडी भर कमर पानी है, बॉडी जलाने में बहुत दिक्कत की तरह हो रहा है। स्थिति खराब चल रहा है कि हमसे कभी सुबह से भी बोनी बट्टा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं, पेट पर भी बहुत परेशानी है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी है शमशान घाट में। 4 गो वो है स्टैंड, तो चारों स्टैंड पर पानी हिला हुआ है। यहाँ परेशानी है सर कि गंगा जी का पानी इतना ना बढ़ गया है कि यहाँ बॉडी लेके आ रहा था आदमी भाग जा रहा है कि यहाँ पर जलाने का व्यवस्था नहीं है। पूरा पानी भर गया, बॉडी जलेगा तो कहाँ जलेगा। मशीन भी था तो मशीन भी डूब गया, मशीन में भी बॉडी नहीं जल रहा। बाढ़ के चलते गांव टापू बन गए, हर तरफ हाहाकार। हालांकि एनडीआरएफ की टीमों को मोर्चे पर जरूर लगाया गया, लेकिन इसी तरह नदियां उफान मारती रहीं, इसी तरह गांव और शहरों को चपेट में लेती रहीं, इसी तरह रौद्र रूप दिखाती रहीं तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। वाराणसी से मनीष यादव और पटना से रुपेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है और अब उससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस की एंट्री हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच दहशत की एक नई कहानी पहुंचने से हड़कंप मच गया है। दावा किया जा रहा है कि अफ्रीका के गिनी में एक नया वायरस मिला है। कहा यह जा रहा है कि वायरस बेहद खतरनाक है और संक्रमित मरीज को कोरोना की तरह ही बुखार होता है, लेकिन बाद में हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वायरस की पूरी सच्चाई आइए बताते हैं। कोरोना से अभी भी मुक्ति नहीं मिली कि एक नई मुसीबत आ गई, और ये मुसीबत भी एक वायरस है। कोरोना से भी खतरनाक, उससे भी ज्यादा घातक, उससे भी ज्यादा जानलेवा। सोशल मीडिया पर वायरस की अजीब अजीब तस्वीरों के साथ डराने वाले दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वायरस तेजी से फैल रहा है। नया वायरस लोगों की जिंदगी छीन रहा है। वायरल दावा नंबर 1, चमगादड़ फिर बना कैरियर। नया वायरस कोरोना से डेंजरस। वायरल दावा नंबर 2, वायरस का नहीं कोई इलाज, न दवा न वैक्सीन का इजाद। वायरल दावा नंबर 3, दुनिया में फैलने लगी बीमारी, वायरस से बचने की करो तैयारी। कोरोना से भयभीत लोगों के लिए वायरल खबर बेहद डराने वाली है। लग रहा है जैसे क्लाइमेट चेंज की तरह ही अब एक नए वायरस युग की शुरुआत हो चुकी है। नए नए वायरस आते रहेंगे और लोग उनके जाल में फंसकर दम तोड़ते रहेंगे। हमने वायरल खबर की पड़ताल शुरू की तो मालूम चला कि कोरोना जैसे एक खतरनाक वायरस को लेकर WHO ने भी ट्वीट किया है। इस ट्वीट से पता चला कि WHO चीफ ने WHO अफ्रीका रीजन के एक ट्वीट का हवाला दिया है और दुनिया को चेतावनी दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दक्षिणी गुइकेंडो प्रांत में मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई थी और अब 150 से अधिक लोग मारबर्ग वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इस वायरस से 2 अगस्त को दक्षिणी गुइकेंडो प्रांत में एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद दहशत फैली और सोशल मीडिया पर नए वायरस की चर्चा होने लगी, जो धीरे धीरे वायरल हो गई। WHO के मुताबिक मारबर्ग वायरस का कैरियर भी चमगादड़ है। कोरोना को लेकर भी चमगादड़ वाली थ्योरी दी गई थी। मारबर्ग एक नया वायरस है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इबोला की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। मारबर्ग वायरस के लक्षणों में तेज बुखार, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी होता है। संक्रमण के तीसरे दिन लूज मोशन, पेट में दर्द और उल्टी शुरू हो सकती है। लक्षणों की शुरुआत के 2 से 7 दिनों के बीच शरीर पर दाने भी निकल सकते हैं। कई रोगियों को ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब इस वायरस को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये सांस या छूने से नहीं फैलता, लेकिन फिर भी संक्रामक है। 1967 में सर्बिया में इस बीमारी का पता चला था। युगांडा से आए अफ्रीकी हरे बंदरों में वायरस पाया गया था। 2008 में युगांडा में एक गुफा का दौरा करने वाले 2 यात्रियों में यह वायरस मिला था। इस स्टडी में पता चला कि आमतौर पर यह वायरस उन गुफाओं या खानों में मौजूद होता है। अब तक जो रिसर्च हुई है उससे यही अंदाजा होता है कि यह वायरस भी चमगादड़ों में पाया जाता है। इसलिए इस वायरस का केंद्र वीरान और अंधेरे वाली जगह है। फिलहाल ये वायरस अफ्रीका के गिनी में है। गिनी में अभी 2 महीने पहले ही इबोला के खात्मे का ऐलान किया गया था। मारबर्ग वायरस का इलाज फिलहाल नहीं है। इसके लिए कोई वैक्सीन या दवा भी नहीं बनी है। इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं से किया जाता है। घातक ये भी है कि इस वायरस से मृत्यु दर करीब 88% रहती है। सोशल मीडिया पर नए वायरस को अगर कोरोना से ज्यादा घातक कहा जा रहा है तो ये बिल्कुल सही है।
और अगर मार्बर्ग वायरस पूरी दुनिया में फैला तो कोरोना से बड़ी त्रासदी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान समेत दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकारी हालात बनाए। कई देशों ने 2 लहर का हाहाकार भी झेला। कई मुल्क तो ऐसे भी रहे जिन्होंने तीसरी लहर भी झेली। लेकिन अब जो आशंका जाहिर की गई थी वो भी सच होती दिखाई दे रही है। कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान के कई राज्यों समेत ब्रिटेन, अमेरिका, क्यूबा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में महसूस की जा रही है। और इस लहर में आशंका के अनुरूप ही शिकार हो रहे हैं मासूम बच्चे। लेकिन भारत और दुनिया के ताजा हालात क्या हैं? कोरोना महामारी की दूसरी लहर थोड़ी शांत हुई, लेकिन खतरा टला नहीं। तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने जो चेतावनी जारी की वो सच साबित हो रही। हाहाकारी वायरस फिर लौट रहा है और इस बार मेड इन चीन विषाणु के टारगेट पर है मासूम बच्चे। हिंदुस्तान के कई राज्यों में जारी पाबंदी खोलने का सिलसिला शुरू हो गया। नतीजतन संक्रमण बढ़ने लगा और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो राज्य जिन्होंने स्कूल खोलकर खतरा मोल लिया। समझिए हिंदुस्तान के हालात जहां तीसरी लहर की शुरुआत शुरू हो गई है। कर्नाटक में स्कूल खुलने से बच्चों पर संकट मंडराने लगा। बेंगलुरु में सिर्फ 6 दिन के अंदर संक्रमितों के आंकड़े बढ़े। डराने वाली तस्वीर ये कि 6 दिन के अंदर सिर्फ बेंगलुरु में 300 से ज्यादा बच्चे कोरोना ग्रस्त हो गए। प्रशासन के जारी किए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना ग्रस्त 127 बच्चों की उम्र 0 से 9 साल के बीच है। वहीं 174 कोविड पॉजिटिव केस 10 से 19 साल के बीच के। अगर तारीख की बात करें तो 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच ही ये तमाम आंकड़े दर्ज किए गए हैं। अब आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ऐसी हालत अकेले बेंगलुरु की नहीं बल्कि कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और रही बात हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की, तो वहां भी हालात बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी केस बढ़ रहे हैं, जो तीसरी लहर का मजबूत इशारा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत में भी स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां बच्चे इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। संख्या के आधार पर हालातों को समझिए। हिमाचल प्रदेश में 62 छात्र कोरोना की चपेट में आए हैं। पंजाब में 27 बच्चे स्कूल में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हरियाणा के स्कूलों में भी कोरोना केस आने शुरू हो गए और इन हालातों को देखते हुए सरकारें फिर सख्ते में आ गई। नतीजतन तीसरी लहर की दस्तक मिलते हिमाचल प्रदेश ने फिर से स्कूल बंद कर दी। पंजाब की ओर से भी स्कूलों में सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। और ऐसे हालात सिर्फ इन्हीं राज्यों के नहीं बल्कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई राज्य और यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी यही हालात है। अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति भी देख लीजिए, फिर हालातों की भयावहता समझिएगा। ब्रिटेन और अमेरिका में 2 लहरों की तुलना में केस बढ़ने लगे। कई अमेरिकी शहरों में 18 साल से कम उम्र के केस ज्यादा है। अल्बामा, अरकानसास, लुसियाना, फ्लोरिडा पर खतरा बढ़ गया। ब्रिटेन में हर दिन औसतन 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। यानी तीसरी लहर में जो आशंका जताई गई थी वो सच साबित हो रही और इसमें हाहाकारी भूमिका निभाएगा विषाणु का सबसे नया रूप, जो हिंदुस्तान के केरल राज्य में अनुमानित दस्तक दे चुका है। बात कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की हो रही है। केरल में 40,000 से ज्यादा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केस हैं। आशंका है कि केरल में कोरोना का नया वेरिएंट फैला है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब है ऐसे केस जो कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद संक्रमित हुए हैं। और देश के 1 लाख ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केस में से 40,000 अकेले केरल में। इसीलिए इस आशंका को बल मिल रहा है। और इस बार ऐसे हालात सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया में कुछ और देश भी हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है। दुनिया में डॉक्टर भेजने वाला क्यूबा संकट में आ गया। क्यूबा का मेडिकल स्टाफ ही संक्रमण का शिकार है। अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर मरीजों से भर गए हैं। खाली दवा दुकानों को भी वार्ड में बदल दिया गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि क्यूबा अकेला पड़ गया है। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी हालात हाहाकारी हो गए। डेल्टा वेरिएंट ने इस कदर हाहाकार मचाया है कि सिडनी और मेलबर्न जैसे अहम शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। अब अंदाजा लगाइए कि हालात कितने हाहाकारी हैं। एक तरफ बच्चे कोरोना महामारी का शिकार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मेलबर्न में 6ठी बार लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। यानी दुनिया के सामने फिर वही वायरस खतरा बनने को बेसब्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों ही देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन इस बार चीन इजराइल से उलझ गया है। चीन ने ईरान के कंधे पर हथियार रखकर इजराइल पर प्रहार किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने दावा किया है कि चीन ने इजराइल पर साइबर अटैक किया है। इस दावे के बाद चीन और इजराइल में तल्खी की भविष्यवाणी की जा रही है। क्या इजराइल को छेड़कर चीन ने बड़ी गलती की? क्या चीन और इजराइल में भीषण टक्कर होने वाली है? क्या इजराइल अब चीन पर बड़ा अटैक करने वाला है? आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे है जहरीले जिनपिंग के जासूसों का खुराफाते दिमाग। चाइनीज साइबर एक्सपर्ट की इजराइल को खुली चुनौती। चीन के हैकर्स ने इजराइल में बड़े स्तर पर साइबर अटैक किया है। हमला चीन के साइबर ग्रुप UNC215 ने किया है। हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट के पुराने लूप होल को निशाना बनाया। चाइनीज हैकर्स ने इजराइल की सरकारी संस्थाओं, IT कंपनियों के अलावा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाया है। चाइनीज हैकर्स ने इस साइबर हमले की जिम्मेदारी इजराइल के जाने दुश्मन ईरान पर थोपने की कोशिश भी की। हैकर्स को पता था कि इजराइल हमले की जांच करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसे सबूत छोड़े जिससे हमले का शक ईरान पर जाए। हैकर्स ने ऐसे टूल्स यूज किए जिनका इस्तेमाल आमतौर पर ईरान के हैकर करते हैं। उन्होंने आपस में फारसी में बात की। UNC215 ग्रुप 2014 से मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अमेरिका में साइबर अटैक कर रहा है। हैकर्स का ये ग्रुप गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, डिफेंस, फाइनेंस और हेल्थ केयर सेक्टर को निशाना बनाता है। इससे पहले यह हैकर्स ग्रुप ईरान, UAE और कजाकिस्तान पर भी साइबर अटैक कर चुका है। जानकार बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन ने इजराइल पर साइबर अटैक किया है। क्योंकि हैकिंग के जरिए जो डेटा चुराया गया है, इससे चीन को फायदा मिल सकता है। लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता। ऐसे में चीन पर इजराइल के पलटवार की आशंका बढ़ गई। चीन और इजराइल में टकराव की भविष्यवाणी की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।